रियल एनालिसिस का कोर्स है हमारे पास। पहले 2 चैप्टर्स हमने कर लिए थे इसके। आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना चैप्टर है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाला। सेकंड जी, आवाज आ रही है सबको और स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। चलें, सही है। ये हम आ गए हैं जी सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर पे। सबसे पहले नंबर पे हम डिफाइन करते हैं एक सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? तो ये डेफिनेशन है हमारे पास। कह रहा है अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, या फिर इसको रियल सीक्वेंस भी कह सकते हैं, इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन द सेट n of natural numbers whose range is contained in the set R of real numbers। तो जैसे ये हमारे पास एक फंक्शन है x जो है ना n से r तक। तो अब आप इस फंक्शन को x से डिनोट कर सकते हैं, x n से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है वो ये देखें कि x एक हमारे पास सीक्वेंस है 1/n। ठीक है, अब 1/n कैसे इसमें वेरी करेगा? तो क्योंकि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, इसको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि xn जो है ना वो ये एक फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से r तक। और उसने जब डिफाइन किया सीक्वेंस, तो डिफाइन करते हुए क्या बोला है? whose range is contained in R। तो R का सबसेट होगी। जैसे सीक्वेंस की पहली टर्म की अगर हम बात करें, मतलब n की जगह पे आप 1 पुट कर रहे हैं इसका पहला नंबर, तो आपके पास आ जाता है जी 1/1। दूसरी टर्म, ये टर्म्स होती हैं x2, तो 1/2। तीसरी टर्म क्या आएगी? 1/3। और इस तरह से ये चलता जाएगा। तो सीक्वेंस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। कुछ लोग ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं, कुछ बुक्स में ये करली ब्रैकेट भी यूज की होती है, ये वाली, ये जो होती है। तो फिर इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1/3 इस तरह से, या फिर आप इसको 1/2 1/3। ठीक है, तो ये डिफरेंट बुक्स की डिफरेंट नोटेशंस होती हैं। आप ये वाली ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, ये वाली ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये सीक्वेंस है। और क्योंकि सीक्वेंस जो है, हमने पढ़ा है कि इस फंक्शन की जो आउटपुट्स हैं, ठीक है, इस फंक्शन की जो भी आउटपुट्स हैं वो आर में कंटेन करेंगी। तो आपको ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रियल सीक्वेंस इसे कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा उसने बताया हुआ है डिफरेंट सीक्वेंसेस के बारे में। जैसे ये
1/2n है, ये एक सीक्वेंस है। इसको जस्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2n। इस बुक में हम ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। पाकिस्तानी ऑथर्स की या और भी डिफरेंट ऑथर्स होते हैं, वो ये वाली ब्रैकेट्स को इस तरह से भी यूज करते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। कुछ लोग डिफरेंट बुक से भी जब पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको सिंपली आप एन को अगर यहाँ पे डिनोट ना भी करें नेचुरल नंबर, तो ये अंडरस्टूड बात होती है कि डोमेन में नेचुरल नंबर यूज होते हैं 1 2 3। तो इस एन की जगह पे जब आप 1 यूज करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये पहली टर्म आ जाएगी। जब आप 2 यूज करेंगे तो 1/4 आ जाएगा दूसरी टर्म। तो ये टर्म्स होती हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह एक तो ऐसी सीक्वेंस होती है ना जो डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट, ये आप लोगों को समझाने के लिए। कुछ सीक्वेंसेस ऐसी भी होती हैं जो डायरेक्ट नहीं होती, ठीक है। जैसे अभी ये जो 1/n है, ये डायरेक्ट सीक्वेंस है। डायरेक्ट सीक्वेंस का मतलब है कि आप इसकी किसी भी टर्म तक डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि x 100 क्या होगा, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि x 100 इस तरह से होगा कि n की जगह पे 100 पुट कर देंगे, दैट्स इट। तो ये डायरेक्टली आ गया आपके पास। लेकिन कुछ सीक्वेंसेस ऐसे भी होती हैं जो डायरेक्ट डिफाइन नहीं होती, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं जी, रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंसेस। रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंसेस, तो रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंसेस आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, xn+1 = xn+2। अब ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें क्या होगा कि x1 जो है ना उसको हम 4 कह लेते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि x 100 क्या होगा इस केस में, रिकर्सिवली डिफाइंड में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि जब आप x 100 फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे x 100 = x 99+2। तो जब तक आपके पास x 99 की वैल्यू नहीं होगी, आप x 100 फाइंड नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहले आप x1 जो कि 4 है, इसके बाद x2 का पता होना चाहिए, x3 का पता होना चाहिए, x4 का पता होना चाहिए। इसी तरह चलते चलते x 99 का आपको पता होगा, तो फिर आप x 100 फाइंड कर सकेंगे। तो ये रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंसेस का ये काम होता है, ठीक हो गया। इसी तरह कांस्टेंट सीक्वेंस भी होती है, सेम सिंगल नंबर होता है, उसको बार बार आप रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे 1 है, 1 की कांस्टेंट सीक्वेंस है, 1 1 1 आता रहेगा, हर नंबर इसका 1 होगा, ठीक है। 0 भी है, कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं। आगे ये उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं सीक्वेंसेस की, ठीक है। फाइबोनाची सीक्वेंस क्या होती है? फाइबोनाची सीक्वेंस, ये तो पहले नंबर पे ये है कि ये रिकर्सिवली डिफाइंड होती है। जैसे ये, जब तक आपको इससे प्रीवियस टर्म का पता नहीं होगा, आप अगली टर्म पे जा नहीं सकेंगे। तो सबसे पहली जो टर्म है ना वो 1 है, मतलब दो टर्म्स का। अब 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 एंड 5 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब के प्रीवियस 2 टर्म्स का सम है। तो अब आप ये देखें कि Fn में जब Fn-1 ऐड करेंगे, ये प्रीवियस टर्म्स हो गई n+1 के लिए। तो प्रीवियस टर्म्स का सम जो है ना वो Fn+1 आ रहा है। तो ये भी इसका फार्मूला है, रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंस। उसके बाद लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का कंसेप्ट आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। मैं आपको ये जो डेफिनेशन है ना, ये मैं प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसकी वर्डिंग पे आपने गौर करना है। कह रहा है जी, अ सीक्वेंस इन R इज सेड टू कन्वर्ज टू X बिलोंग टू R, ठीक है। और X इज सेड टू बी अ लिमिट ऑफ Xn। तो इसको आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पास जो सीक्वेंस थी, Xn जो सीक्वेंस थी, कहाँ से कहाँ तक थी? N से R तक। तो इस सीक्वेंस की एक लिमिट होगी, ये अप्रोच करेगी X को, X भी एक रियल नंबर होगा, ठीक है।
ये अप्रोच एक्स को करेगी कब, ये हमारा जो है ना क्वेश्चन है। तो वो कह रहा है इफ फॉर एवरी आर्बिट्रेरी नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट। अब देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि ये जो नंबर है ना, देयर एग्जिस्ट का जो असली मीनिंग है वो यही होता है कि ये नंबर एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा होता है, एप्सिलॉन की वजह से आने वाला नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी मैं आपको ये क्लियर भी कर देता हूँ कि ये एप्सिलॉन की वजह से कैसे आता है, कि एप्सिलॉन की वजह से आने वाला नेचुरल नंबर सच दैट फॉर ऑल एन। अब देखें ऑल एन का क्या मतलब है कि इस नेचुरल नंबर के बाद जितने भी नंबर्स हैं, क्योंकि एन इज ग्रेटर और इक्वल टू के एप्सिलॉन है ना, के एप्सिलॉन को आप समझेंगे ये कोई नेचुरल नंबर है, और ब्रैकेट में एप्सिलॉन लिखने का ये मतलब है कि ये डिपेंड कर रहा है। माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ किया करें। द टर्म्स एक्स एन सेटिस्फाई ये। तो अब इसको मैं थोड़ा जो है ना अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये था कि जो सीक्वेंस थी वो सीक्वेंस अप्रोच करेगी एक्स को, ठीक है ना, इफ फॉर ऑल, ठीक है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट के एप्सिलॉन। अच्छा, अब ये जो है ना ये कोई नंबर है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। के एप्सिलॉन लिखने का ये मतलब है कि के इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन की वजह से आने वाला नंबर, ये कोई नेचुरल नंबर होगा सच दैट के एक्स एन माइनस एक्स का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स जो भी ग्रेटर और इक्वल होंगे किससे, के एप्सिलॉन से। ठीक है, अब आपको मैं ये न्यूमेरिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सर जी सर ये जो एप्सिलॉन होता है इसकी रेंज क्या होती है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर? हाँ जी, 0 से अब जितने भी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। हाँ शामिल, शामिल क्या मतलब, शामिल क्या मतलब, मतलब आपको ये ये कि बात जो मैंने बताई लिमिट है को इसका क्रॉस। यही मतलब है ना, 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जी सर। शामिल वो फिर सेट बन जाता है ना, शामिल वाला वर्ड यूज करें। सर सर आमतौर पर ना इसकी रेंज कभी कभी कुछ बुक्स पे 0 से 1 भी लेते हैं। वो कोई और बात है, अभी फिलहाल आप यहाँ पे देखें, ठीक है। अच्छा जी अब आपको मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल से ये डेफिनेशन क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। आपके पास ना एक सीक्वेंस है x इज इक्वल टू 1/n। अब आपको पता है हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। तो इसकी जो लिमिट होगी क्या होगी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n विच इज इक्वल टू 0। इसकी लिमिट 0 ही है ना। तो यहाँ पे जो 0 है वो असल में क्या है, x है। यही हमने कहा था कि जो सीक्वेंस है वो किसको अप्रोच कर रही है, x को। तो x का मतलब है कि x यहाँ पे 0 आ चुका है, ठीक है। अब हमने इसको बाय डेफिनेशन डिस्कस करना है, बाय डेफिनेशन। अब बाय डेफिनेशन हमने कहा था कि किसी भी एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिल जाएगा। अब हमने वो नेचुरल नंबर ढूंढ, तो क्योंकि एप्सिलॉन जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम कोई भी यहाँ पे एप्सिलॉन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो है ना एप्सिलॉन को हम ले लेते हैं 0.5 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 0.5 भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो एप्सिलॉन को हमने 0.5 ले लिया है। अब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक हो गया। तो इसके बाद हमने चेक करना है
इस कंडीशन को कि xn और x का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से लेस कब आएगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे इसकी जो टर्म्स हैं, यहाँ पे मैं स्टेप्स के नाम लिखूंगा। स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में इसकी जो फर्स्ट टर्म है ना वो हमने लेनी है कि 1/1 माइनस 0 मॉड, यही फार्मूला था ना, xn माइनस x मॉड। ठीक है जी। अब 1/1 माइनस 0 मॉड इज लेस देन 0.5। आपने बताना ये ट्रू है कि फॉल्स है। माइक को ऑफ करें। फॉल्स सर। All सर है। फॉल्स है। अच्छा माइक को ऑफ फॉल्स। करें ना, ये किसका शोर आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये फॉल्स हो गया है। फॉल्स होने का मतलब है कि हमें नहीं मिला के एप्सिलॉन। ठीक है, पहले स्टेप में हमें के एप्सिलॉन नहीं मिला जब आपने फर्स्ट टर्म को चेक किया था। बात समझ आ रही है ना। अब आप स्टेप नंबर 2 पे चले जाएं। अब के एप्सिलॉन फर्स्ट स्टेप है ना, तो ये 1 नहीं हो सकता। याद रखना है कि के एप्सिलॉन जो भी होगा ना वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में से, नेचुरल नंबर के सेट में से, वो यहाँ से बिलोंग करेगा, याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे चले जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपने सेकंड टर्म यूज करनी है उसी सीक्वेंस की। तो वो जो सेकंड टर्म है वो 1/2 माइनस 0 मॉड है, जो कि लेस होना चाहिए उस एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन जो आपने लेट किया हुआ है ना, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं 0.5। तो जब आप यहाँ पे 0.5 यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, 0.5 से लेस नहीं होता, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरे स्टेप में भी फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब है कि हमें नहीं मिला के एप्सिलॉन। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 2 भी नहीं हो सकता। 2 का ये मतलब है कि ये दूसरे स्टेप में भी हमें नहीं मिला। ठीक है, पहले स्टेप में भी नहीं मिला तो ये के की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ये दूसरे स्टेप में भी हमें जो है ना के एप्सिलॉन नहीं मिला। अब हम स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम थर्ड टर्म यूज करेंगे, 1/3 माइनस 0 मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो 1/3 माइनस 0 मॉड लेस देन एप्सिलॉन का मतलब था 0.5। अब आप ये बताएं ये ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू सर। ये ट्रू हो गया। तो जिस स्टेप में, थर्ड स्टेप में ट्रू हुआ है ना, इसका मतलब है कि हमें मिल चुका है के एप्सिलॉन। और के एप्सिलॉन जो है ना वो इस टाइम उसकी वैल्यू है 3। ठीक है, तीसरा नेचुरल नंबर है। तो देखें, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएं, इस स्टेप में जब हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल स्टार्ट की थी हमें फुल आजादी थी कि हम एप्सिलॉन को कुछ भी ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी नंबर को, ये जो एप्सिलॉन है। तो हमने क्या किया, हमने इसको 0.5 लेट किया। 0.5 लेट करने से पहले स्टेप में तो हमें फॉल्स मिला। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। जब हम आगे गए दूसरे स्टेप में भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये 0.5 हमने अपनी मर्जी से इसको लेट किया हुआ था। लेकिन इस 0.5 को लेट करने के बाद तीसरे स्टेप में जाके हमें के मिल गया। बात समझ आ रही है? क्योंकि 0.5 हमारी मर्जी थी, लेकिन के का आना किसकी मर्जी थी? 0.5 की वजह से। अब देखे ना, आप अगर 0.5 से भी छोटा कोई नंबर ले लेते, लेट से कि आप इसको, अगर आप इसको 0.001 ले लेते तो 0.001 का मतलब है कि आपने इस 0.001 को जब आपने यहाँ पे लिखना था, स्क्रीन पे नहीं लिखे जी, यहाँ पे लिखना था, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, तो पहली पहली कंडीशन तो फॉल्स होनी थी। सोचे जरा, जी सर। फॉल्स होनी थी ना।
और जैसे ही आपने Yes. स्टेप नंबर 2 में जाना था, यहाँ पे आपने दोबारा से जब 0.001 लिखना था तो ये भी क्या हो जाना था, फॉल्स हो जाना था। यहाँ तक के जब आपने 1/3 यहाँ पे चेक करना था 0.001, ये भी क्या हो जाना था, फॉल्स। False. क्या मतलब है कि तीसरे स्टेप में भी आपको के नहीं मिलना था। तो इसका मतलब है कि 0.001 लेने से आपको के मिलना था, लेकिन बहुत दूर जाके, क्योंकि 1/3 के बाद 1/4 चेक करना था, 1/4 चेक करना था, 1/5 भी चेक करना था, 1/6, 1/7, 1/8 और जाते जाते 1/1000 या 10,000। तो आपने इन सब ये सारे स्टेप्स जब आपने कर लेने थे तो बड़ी दूर जाके आपको के की वैल्यू मिलनी थी, जो सेट जिससे ट्रू आना था आंसर। बात समझ आ रही है? Yes. जी सर, 1001 पे आना था। हाँ, जहां पे भी आना था। कहने का ये मकसद है कि के की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है। अब आपको पता चल गया ना, के एप्सिलॉन इज डिपेंडिंग ऑन, Point जो हम लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू पे। ठीक है, Yes. अभी मैं आपको Yes. डायग्राम से बताता हूँ। तो अब देखें सीक्वेंस का बिहेवियर क्या होता है, ध्यान से देखना है। ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये है जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। और उसके बाद जो वाई एक्सिस है ना, ये रियल लाइन है। रियल लाइन समझते हैं ना, Yes. क्योंकि Yes, सीक्वेंस sir. का जो फंक्शन था वो ये था, एक्स एन इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये बाय डेफिनेशन हमें पता है कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा है। तो जैसे आपने ये वन पहला नेचुरल नंबर यूज किया, तो पहला नेचुरल नंबर यूज करने से जो आपके पास आउटपुट आई, ठीक है, इसको हम 0 ले लेते हैं ना, इसको 1 ले लेते हैं। तो पहला नेचुरल नंबर यूज करने से 1 आया। सीक्वेंस का आंसर जो था, मैं 1/n की बात कर रहा हूँ ना, तो सीक्वेंस यही है ना, 1, 1/2, 1/3 और इस तरह से। इसके बाद जब आप दूसरा नेचुरल नंबर यूज करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर जब आप तीसरा नेचुरल नंबर यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.3, ये और नीचे आ जाएगा ना आउटपुट। तो जैसे जैसे आप 4, 5 जितना आप आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे एन इंक्रीज हो रहा है, सीक्वेंस किसके करीब जा रही है, 0 के करीब जा रही है। जरा देखें, पहले 1 था, फिर जैसे ही आप दूसरे स्टेप पे गए सीक्वेंस की हाइट कम हो गई, 0.5 पे यहाँ पे पहुंच गए आप। जैसे आप 3 पे गए, इसकी हाइट और कम हो गई, 0.33 पे आ गई। जैसे आप 4 पे गए, इसकी हाइट और कम हो गई, क्योंकि 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है ना। तो ये और कम होते होते ये 0 को अप्रोच कर जाएगी। 6 पे 1/6 आ जाएगा, 7 पे 1/7 आ जाएगा। अब बात यह है कि जब आपने एप्सिलॉन क्या लिया था, पहले 0.5 लिया था ना। अब एप्सिलॉन का बिहेवियर मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। तो 0.5 लेने का ये मकसद है, देखें फार्मूला क्या होता है, एक्स एन माइनस एक्स मॉड इज लेस देन Less than. एप्सिलॉन। आपने चैप्टर नंबर 2 में, इसी बुक के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था एब्सोल्यूट वैल्यू वाला टॉपिक लास्ट लेक्चर में। तो एब्सोल्यूट वैल्यू वाले टॉपिक में आपने इस चीज को इस तरह से लिखा था ना, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं, वो अगर एक्स एन ये जो एक्स माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एक्स, ठीक है। तो x को हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया और इसको यहाँ पे भी ऐड कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया। अब आप x को और एप्सिलॉन को यहाँ पे पुट करें, x जो था लिमिट थी 0, ये लिमिट का आंसर था ना, और एप्सिलॉन जो आपने इसको लेट किया हुआ था 0.5,
ठीक है, ये आप सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0 - 0.5 इज, ये आ गया, -0.5 इज लेस देन xn इज लेस देन 0.5। तो ये जो है ना हमारे पास आ गया y एक्सिस पे, ये हमारे पास इंटरवल बन गया कि -0.5 से +0.5 तक। इसको कहते हैं एप्सिलॉन का जो इंटरवल बना है हमारे पास। ठीक है, तो अभी इसके अगर यहाँ पे हम कलर कर दें, ये देखें, इसको कहते हैं स्ट्रिप। आप इसको स्ट्रिप भी रीड कर सकते हैं, एप्सिलॉन स्ट्रिप आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इस स्ट्रिप में आप ये देखें, सीक्वेंस की जो आउटपुट्स है, मैं यहाँ पे रेड कलर कर देता हूँ। एक आउटपुट ये थी, एक आउटपुट 1/2 थी। देखें, नजर आ रही है दो आउटपुट्स, यस सर। एक 1 है और एक 1/2 है ना। अब 1/2 के आगे जितनी भी आउटपुट्स होंगी सीक्वेंस की, वो सारी इस स्ट्रिप के अंदर आएंगी। ये जो ब्लैक लाइंस मैंने लगाई है ना, इनके अंदर आएंगी। जैसे 1/3 देखें, इस स्ट्रिप के अंदर है। स्ट्रिप के बिल्कुल बाउंड्री वाली नहीं देखनी, आपने स्ट्रिप के अंदर वाली टर्म्स देखनी है। उसके बाद इससे भी जो नीचे वाले स्टेप पे है 0.25। तो अब इस स्ट्रिप के अंदर सारी सीक्वेंस की टर्म्स इस स्ट्रिप के अंदर आ जाएंगी। इसका ये मतलब है कि वो खास नेचुरल नंबर कौन सा है जिससे सारी टर्म्स स्ट्रिप के अंदर आ रही हैं, 3 या 3 से अगले सारे। तो इसका ये मतलब है कि xn - x का जो डिफरेंस होगा वो लेस होगा एप्सिलॉन से। इसको आप इस तरह से रीड आउट कर सकते हैं कि सीक्वेंस की टर्म्स का जो डिफरेंस है लिमिट के साथ, वो इस एप्सिलॉन स्ट्रिप के अंदर आ चुका है। जब जितने भी n होंगे, n का मतलब है सीक्वेंस की टर्म्स के नंबर्स जो होंगे, स्टेप्स जो होंगे, वो सारे ग्रेटर और इक्वल होंगे k एप्सिलॉन से। अब k एप्सिलॉन हमारे पास 3 था। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट करें, 3 इज इक्वल टू 3। आगे 3 के बाद क्या आता है, 4 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, 6 इज ग्रेटर देन 3, और ये चलता जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर डायग्राम से देखा जाए तो इस 4 पे जो भी सीक्वेंस की टर्म होगी वो इस स्ट्रिप के अंदर होगी। इस 5 पे जो भी सीक्वेंस की टर्म होगी इस स्ट्रिप के अंदर होगी। इस 6 पे, इसका मतलब है जितने भी n होंगे नेचुरल नंबर ग्रेटर और इक्वल टू k एप्सिलॉन, उन सब पे जो सीक्वेंस की टर्म्स जो होंगी वो उस स्ट्रिप के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम लिमिट की डेफिनेशन इस तरह से करते हैं कि xn, हम कहते हैं xn अप्रोच करेगा x को इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। मतलब अगर आप एक एप्सिलॉन लेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई एग्जिस्ट कर जाएगा k एप्सिलॉन। अभी इसकी वजह से कोई नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा, उस नेचुरल नंबर का ये मकसद होगा कि xn का लिमिट से जो डिफरेंस होगा वो हमेशा लेस होगा, ये इस स्ट्रिप के अंदर होगा, और ये जो टर्म्स होंगी वो उस खास, वो जो आपके पास एग्जिस्ट किया होगा के, ठीक है, उसके बाद वाली टर्म्स होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी का? सर लिमिट क्लियर ऑफ है। अ सीक्वेंस, हमने लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस डिफाइन किया है बहुत ही आसान किस्म की एग्जांपल से। वो शिरोज इधर ही हो अभी आप? जी सर। अब आप पूछें, भला आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं पूछ रहा था कि अक्सर ना हम एक्सलान को 0 से लेके 1 तक लेते हैं, या फिर आपको पता है जब हम प्रूव करते हैं एवरी सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग देन इट इज बाउंडेड, तो मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं 1। अभी बाउंडेड वाले पे जाएंगे ना, तो मैं आपको बाउंडेड वाला थ्योरम भी बताऊंगा कि वो 0 से 1 ही क्यों लेते हैं। ठीक है, अभी आपको फुल आजादी होती है, आप इस एप्सिलॉन को जो है ना ग्रेटर देन 0 कुछ भी लेट कर सकते हैं। अगर हम अभी प्रीवियस एग्जांपल की बात करें
तो आपने 0 से बड़ा नंबर लेना है, आप इसको 1 ले लें, आप इसको 2 ले लें, इवन आप इसको 100 ले लें, हमें कोई फर्क यस नहीं सर। पड़ता। मेरी बात समझ आ रही है ना? अब मिसाल यस के सर। तौर पे आप इसको जो है ना 5 ले लेते हैं। अब 5 लेने से क्या यस होगा, डायग्राम में वापस चलते हैं। 5 लेने से पता क्या होगा, इस सीक्वेंस के लिए ना आपको जो नेचुरल नंबर है ना वो पहले ही मिल जाएगा। देखो 5 लेना है ना, 1 2 3 4 5 और 5 इधर से 1 2 3 4 5। तो जो स्ट्रिप आपके पास आई है ना वो ये आ गई है। अब इस स्ट्रिप के आने का पता क्या मकसद है, ये जो जी सारी सर। स्ट्रिप आपके पास आ गई है ना, सारी सीक्वेंस की सारी टर्म्स इस स्ट्रिप के अंदर बंद हो गई हैं। देखो जी। बात समझ आ रही है? यस सर। तो इससे हमें कन्वर्जेंस का आइडिया नहीं ना हो रहा। क्या आइडिया हो रहा है? कन्वर्जेंस का आइडिया तो वो होगा ना कि आप जितनी छोटी स्ट्रिप लें उस स्ट्रिप के अंदर टर्म्स बंद होती जाए, जैसे जैसे आप एन को दूर लेते जाए टर्म्स उतना ही अपनी लिमिट के करीब आती जाए, और लिमिट भी उस स्ट्रिप के अंदर जी। हो। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जी सर अब बिल्कुल। आप देखो ना, आपने इतनी बड़ी स्ट्रिप यहाँ पे लेट कर लिया है, तो टर्म्स ने तो आपस में अंदर ही ऑस्किलेट होते रहना है। तो आपको कैसे आइडिया होगा कि 0 -5 से 5 के दरमियान लिमिट कहाँ होगी? जी सर। तो आपको लिमिट का आइडिया जितनी स्ट्रिप छोटी होगी उससे लगेगा ना। जी सर। हाँ जी, आप पूछे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? सर हमने ना एप्सिलॉन की डेफिनेशन पढ़ी है ना कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें उतना ही छोटा लेना होता है ना, मतलब जितना हम ले एक मिनट सकते एक हैं। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहाँ से बताएं, हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है, नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? जी सर। हाँ, अब यहाँ से पूछें, क्या पूछना है? सर मैं एप्सिलॉन की डेफिनेशन की बात कर रही हूँ ना। सर आपने कहा ना कि हम बड़ा भी ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। जी मैं जी। उस प्रोस्पेक्टिव से बोल रही हूँ कि हमने तो एप्सिलॉन की जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमने ये पढ़ा है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो हम जब भी एप्सिलॉन को लेते हैं जितना पॉसिबल हो हम 0 के करीब तर लेने की कोशिश करते हैं। सर मैं वो बात कर रही हूँ, तो फिर हम बड़ा कैसे ले सकते हैं? वो उसकी रीजन मैंने बताई है ना, 0 से बड़ा कोई भी नंबर है ना वो एप्सिलॉन हो सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा नंबर लेने की जरूरत नहीं ना हमें। जी हमें सर। जरूरत को भी देखना है अपनी। जरूरत ये है कि हमने लिमिट को अप्रोच करना है। तो लिमिट को असल में देखें, अगर आप इस चीज को गौर से देखें, ये क्या कह रहा है, असल में ये हमें बता रहा है कि ये डिस्टेंस है, मतलब एक्स एन और एक्स का जो डिस्टेंस है। अब जाहिर है एक्स एन ने एक्स को अप्रोच करना है, तो ये डिस्टेंस किसको अप्रोच करना चाहिए? 0 को। तो ये डिस्टेंस 0 को कब अप्रोच करेगा? जब ये इस नंबर से छोटा होगा। और ये नंबर जी सर। 0 के जितना, आपकी वही बात है ना, जितना 0 के करीब होगा, देखे ना 0.00001, अब ये 0 के बहुत ज्यादा करीब है। एक चीज है जैसे डी ऑफ एक्स एंड एक्स, ये अगर इस नंबर से छोटी है वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन 0 को अप्रोच कर गई है ना। जी सर। मैं उसको वैसे बता रहा था कि आपको फुल आजादी होती है, आप एप्सिलॉन जितना मर्जी ले। वो कह रहा था कि 0 से 1 के दरमियान ही लेना, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। जी सर ऐसा तो जरूरी नहीं है। हाँ, यही बता रहा था मैं अभी दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, क्योंकि ये सेशन का टाइम ओवर हो गया है।